अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अभी कुछ लम्हात पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैदराबाद में खिताब कर रहे थे और अपोजिशन जमातों से इंक्लूडिंग PTI उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तमाम लोग कंसिस्टेंस के साथ इस आइनी तरमीम को कामयाब बनवाएं। बहरहाल 26वीं आइनी तरमीम का ये जो ऊँट है वो आज भी किसी करवट नहीं बैठ सका। हुकूमत के अरकान की तरफ से आज 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की बातें तो बड़े एतमाद के साथ हो रही थी, लेकिन आज भी जो तरमीम का मुसव्वदा है वो पार्लियामेंट का चेहरा नहीं देख सका। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल की जो मंजूरी है उसके लिए वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, सेनेट का इजलास भी हुआ, लेकिन न कैबिनेट में मुसव्वदे की मंजूरी हो सकी और ना ही मुजव्वज़ा बिल सेनेट की सीढ़ियाँ चढ़ सका। अलबत्ता जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने मुसव्वदा है वो मंजूर कर लिया है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आइनी मुसव्वदा आज पेश हो जाएगा, ये कैबिनेट पास करेगी उसको। तो नाज़रीन, ये जो मुसव्वदा है ये 26 निकात पर मुश्तमिल है। मुसव्वदे के मतन में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तीन सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुजव्वज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ड्राफ्ट में आइनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंच के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आइनी बेंच के दायरा इख्तियार में आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत ख़त्म होने के बाद नए चीफ की तैनात तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। कैबिनेट या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। 26वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर सरगर्मियों का मरकज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब बने हुए हैं। कल रात से अब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, इंसाफ, इनके सरबराहान मौलाना के दर पर कई चक्कर लगा चुके हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने यह दावा किया है कि JUI के मुसव्वदे पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्वदा वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय की बात तो की, लेकिन इसकी मंजूरी को इमरानी राय से मशरूत कर दिया है। कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग का जुडिशल रिफॉर्म्स पे बने हैं। हम इंशाअल्लाह ताला वो आइन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। अब नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी की इस कशमकश के दौरान आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त की तवक्को थी, लेकिन मेंबर पंजाब के इजलास में मौजूद ना होने की वजह से अहम इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि कानूनी टीम ने ECP को इलेक्शन एक्ट पर अमल और मुअत्तल अरकान को बहाल करने की तजवीज़ दी है। इसी सारी हलचल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी मरतबा वजाहत जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अक्सरियत फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का जो फैसला है वो गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की मजीद वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन कशमकश का शिकार हो गया है और अब पीर के बजाय कल यानी छुट्टी के रोज़ इजलास तलब किए जाने का इम्कान है, जबकि वफाकी कैबिनेट का इजलास भी कल सुबह 9:30 बजे होगा और सेनेट का इजलास भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए मौखर कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आई मौजूद मेहमानों में स्टूडियो में मुझे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एजाजुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा है ये बिलाखिर पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया। अब आप भी क्योंकि इस कमेटी का हिस्सा हैं, तो आज कौन कौन शामिल रहा इसमें? क्योंकि कमेटी के जो सरबराह हैं उनके मुताबिक मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुई है, लेकिन ANP ने इजलास का बॉयकॉट किया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शरीक नहीं हुए। अचकज़ई साहब भी कहीं नज़र नहीं आए। एजाज साहब,
देखें, ये तकरीबन कोई 10वां इजलास था आज इस कमेटी का, और तकरीबन तमाम पार्टीज़ की इसमें, ठीक है आपने कहा सुन्नी तहरीक आज शामिल नहीं हुई इसके अंदर, और एक दो और जमातें वो भी नहीं हुई, लेकिन मेन जो फोकस था सुन्नी तहरीक का भी एक किस्म का पीटीआई के साथ ही अलायंस कह लें आप उसको, जो भी कह लें, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से बड़ी जमात जो है वो पीटीआई थी और पीटीआई की आज वहाँ मौजूदगी थी। लेकिन आमिर डोगर साहब की उससे, क्योंकि उन्होंने आकर बताया कि हमारी मीटिंग जो है वो जारी है मौलाना साहब के साथ भी, और आपस में भी उसके बाद उन्होंने बैठना था और फैसला करना था। इस सारी एक्सरसाइज के दौरान कोशिशें की गई है, और जो मसवदा है वो भी आपने देखा होगा कि पहले तो आई बड़ी देर से था, और जब आया उसके बाद उसमें तब्दीलियां बहुत सी आई हैं, और मेरा ख्याल है कि हर तरफ से, हुकूमत की तरफ से बहुत लचक दिखाई गई है इसमें, क्योंकि जो प्रपोजल भी आया हुकूमत को, चाहे उसकी जो भी वजूहात हों, उन्होंने तकरीबन उसको एक्सेप्ट करते गए, और आखिरकार अब जो फाइनल मसवदा सामने आया उसमें ज़्यादातर जो तजावीज़ हैं वो JUIF और PTI की जो उनकी मुश्तरका मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर जो JUIF और पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स हुई, उसके अंदर भी बहुत किया गया इस मसवदे में। और सर फिर क्योंकि ये कैबिनेट से मंजूर हुआ है, पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हुआ है अभी, तो एजाज साहब ये फरमाइएगा कि आमिर डोगर साहब ने वोट दिया फिर इसके हक में? देखिए, आमिर डोगर साहब ने वोटिंग नहीं हुई थी वहाँ, ये तो एक चेयरमैन साहब ने जो उनके हक में थे सर, मंजूर हुई ना, उन्होंने इसलिए ये बात की थी खुर्शीद शाह साहब ने कि तकरीबन हर किसी ने इस पे कोई इतराज़ नहीं किया। जैसे आमिर डोगर साहब ने कहा जी कि बज़ाहिरन तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब तक हम बानी चेयरमैन से बात नहीं करेंगे, जब तक हम फैसला नहीं कर सकते, और उन्होंने एक दो और सर JUIF का कोई नुमाइंदा मौजूद था? जी, वो थी उनकी शाहिदा बेगम, जो उनकी रिप्रेजेंट करती हैं इस कमेटी में, JUIF को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा इतराज़ नहीं किया, बल्कि एक शेख जो थी जिसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को इलेक्शन लड़ने का हक था, और इलेक्शन लड़ने के 90 दिन के बाद उन्होंने अपनी नेशनलिटी को डिनाउंस करना था, उसे गलतफहमी में JUIF ने निकाल दिया था। तो सारी जमातों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको आप वापस डलवाएं और काबीना में भी लेकर जाएं, तो उन्होंने ये वादा करके गई। अच्छा एजाज साहब, एक कंफ्यूजन थी, लेकिन आपकी बात से वो कंफ्यूजन किसी हद तक क्लियर हुई है, जरा इसको और क्लियर कर दीजिएगा सर। आप कह रहे हैं कि जितनी भी तजावीज़ ऑपोजिशन की तरफ से या JUIF की तरफ से या PTI की तरफ से आ रही थी उसे अकोमोडेट किया गया है, तो अब ये जो मुसवदा मंजूर किया गया है कमेटी में, ये कौन सा वाला मुसवदा है सर? वो जो JUIF और PTI के शिकों को डालकर, या फिर हुकूमत का और जो पीपल्स पार्टी का मुसवदा था? ये मंजूर कौन सा हुआ है अभी? देखिए, मुसवदा हर एक का अलग अलग था, लेकिन उसको फिर कंबाइन करने के लिए जो कंसेंसस इवॉल्व होता रहा, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलती रहीं, जैसे कि उसमें कुछ फौजी अदालतों के बारे में भी था, कुछ शुरू में और भी बहुत सी चीज़ें थीं। तो आखिर में ये जो अभी मुसवदा आया है, इसमें ठीक है, जो हुकूमत का भी हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का भी है, और PTI और JUIF का भी है। ज़्यादा JUIF का है इसमें, क्योंकि PTI की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने की बात की थी, और PTI की तरफ से और JUIF की तरफ से बेंच की तजवीज़ थी, तो उन्होंने उस पर हावी आ गए कंसेंसस की वजह से। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, बेंच बना लेते हैं। ठीक सर, इन तरमीम में जो मुसलसल बात होती रही वो चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार के हवाले से था, लेकिन फिर कुछ खबरें और कुछ इत्तलात ऐसी भी आई कि JUIF चाहती है कि अभी जो मौजूदा तब्दीली होनी है 25 तारीख को, वो उसी हालत में हो और फिर उसके बाद तरमीम लागू हो। तो सर क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, जो हकीकत है मैं वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन और भी उन्होंने बड़ी तजावीज़ दी थी, जैसे बाहर के मेंबर्स को उसमें जुडिशल कमीशन में या कमेटी के अंदर डाला जाए, और भी वकला के नुमाइंदों को डाला जाए। तो तजावीज़ तो हर एक ने अपनी अपनी दी है, लेकिन आखिर में किस पे कंसेंसस, कौन सी चीज़ प्रवेल करती है, एंड में वो देखना है। इस वक्त जो मुसवदा है जो कि काबीना में गया होगा मंजूरी के लिए, और जो आधी मीटिंग आज हुई है, आधी सुबह होगी और सुबह मेरे ख्याल में मंजूर हो जाएगा, उसमें दो चीज़ें मेरे ख्याल में मद्देनज़र रखी गई हैं। मेरा अपना ये
मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरी अपनी ये बात है। एक तो ये कि सब ये चाह रहे हैं कि तमाम जमातें जो हैं पार्लियामेंट की, वो सब की सब इसमें हिस्सा लें और एक पॉजिटिव पेशरफ्त हो और हर किसी को अकोमोडेट किया जाए। उसमें कुछ पीटीआई वालों ने जिस तरह एंड में कहा कि जी हमें JUI के F के मसवदे से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमने बानी चेयरमैन से पूछना है, तो मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को पोस्टपोन किया कल सुबह तक, ताकि बीच में इनको जो भी टाइम होगा मेरे ख्याल में एक मुलाकात इनकी हो जाएगी, अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक। और सर आप इस तरमीम की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं एजाज साहब? देखिए, मशरूत हमायत करने की तो बहुत सी बातें बाहर आई हैं। लोगों ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए भी ऑफर हो रहे हैं और ये भी सब कुछ हो रहा है। अगर तो ऐसी कोई बात है तो फिर मुझे भी मशरूत करना पड़ेगा इसको, लेकिन हमारी गैर मशरूत आइन की बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट को बालादस्त बनाने के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए हमारा साथ इसलिए इनके साथ। सही। सर कुछ खबरें ये भी आई कि जो मखसूस नशस्तों के अरकान थे जो मुअत्तल थे हुकूमत की जानिब से, उनको भी आज बुलाया गया, तो सर क्या वाकई ऐसा हुआ, वो लोग आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस अफवाहें हैं। किसी को नहीं बुलाया गया था, ना ही मेरा ख्याल है कि ये इरादा था कि अगर यहाँ पे बात नहीं। देखिए, इसको थोड़ा सा मुतनाज़ इसलिए बन गई और इस पे सब ने बात की है। आज कमेटी में चेयरमैन ने भी की है, उस कमेटी के अंदर सब ने की है, कल सेनेट में भी बात हुई है और पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई है। मैं समझता हूँ कि कुछ ताख़ीर इसमें जो हुई है, या जब हम सब का कंसेंसस इवॉल्व कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हौसले के साथ आगे चलना चाहिए था। सही। सर आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा एजाज साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, क्योंकि आपके पैनल से वो लड़े थे, आपकी पार्टी का हिस्सा वो हो गए, आप इससे पहले अलायंस का हिस्सा बने थे लेकिन फिर इलेक्शन से दस्तबरदार वो हो गए थे, तो अभी वो आपकी पार्टी का हिस्सा है? नहीं, मेरी पार्टी उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। हमने एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें 7-8 पार्टीज थी। मौलाना समीउल हक साहब की पार्टी थी, उसमें बुज़दार साहब को भी हमने बुलाया था। कुछ सियालकोट से इंडिपेंडेंट थे कैंडिडेट्स, उनको बुलाया था। तो ये नहीं किया था कि उनको हमने शामिल किया था, लेकिन तासुर ऐसा गया था शायद वो हमारे साथ शामिल हो गए। सही, लेकिन वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। प्रोग्राम में मेरे दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। मैं चाह रही थी सर जरा खबरें पूरी ले लें एजाज साहब से और फिर उसके बाद आपसे बात की जाए। कंवर दिलशाद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। उमर साहब, अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आज इंटीरियर मिनिस्ट्री से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि PTI के लोगों की मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये जो कंसेंसस है तमाम लोगों का, इसके ऊपर ये मज़बूत तरीके से आगे बढ़ जाए। तो क्या सर ये मुलाकात हो गई है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी यही कह रहे थे कि खान साहब से गाइडलाइंस ली जाएंगी, तो हो गई है या होनी है, और कब होगी ये मुलाकात? क्योंकि आज वैसे भी आखिरी दिन है। ये तो बैरिस्टर गौहर बता सकते हैं, मगर बुनियादी तौर पे देखें ना, जो तरामीम जो बहस चल रही है, देखें इसको तो PTI किसी तरह से एग्री कर ही नहीं सकती। जो ओवरऑल अगर आप मतन देख लें, देखें चलें एक पोजीशन से रिजाइल किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ बात आ गई, मगर उस बात से मसला हल नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्कशन मौलाना साहब के साथ PTI की चलती रही वो इंडियन मॉडल पे कि 5 सीनियर मोस्ट बंदे दे विल बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इधर बात क्या की जा रही है कि जुडिशल कमीशन पिक एंड चूज करेगा, वो बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन सा जज बैठेगा। मतलब एक ये इख्तियार, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सीनियर मोस्ट ने अपॉइंट होना है वो नहीं, 3 में से पिक किया जाएगा। अगर ये सारे काम ही जो है ना जुडिशल कमीशन ने करने, तो आज़ादी अदलिया किधर गई? फिर उसके बाद आप किस तरह के फैसले एक्सपेक्ट करते हैं? फिर तो हमें मतलब माइनस कर ले। तो ये JUIF का मुसव्वदा नहीं है जिसपे आपके साथ इत्तेफाक हुआ था, जो हमारे बात हो रही है, ये उससे रेडिकली डिफरेंट है। और इसी वजह से देखें, अगर होता तो आज इनकी कैबिनेट में भी चीज अप्रूव हो गई होती। अफनान साहब, क्या फिर एक बार फिर वो 15 सितंबर वाली सिचुएशन हो गई? क्या मिसकैलकुलेशन हो गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसकैलकुलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के वोट पूरे नहीं थे जी, क्योंकि आप लोग की तरफ से बड़े आप लोग कॉन्फिडेंट थे ना कि हमारे नंबर्स पूरे हो गए हैं। देखिए, बात यह है कि नंबर्स पूरे हैं अगर एग्रीमेंट उस मुसव्वदे पे हो,
तो अगर उस पर एग्रीमेंट जो है वो उम्मीद, हम काफ़ी करीब पहुंच गए एग्रीमेंट के, तो मुझे उम्मीद है कि कल शायद कैबिनेट का इजलास बुलाया गया, फिर उसको रोक दिया गया, फिर वो आज होगा, तो फिर वो बताया ना उसको कि वो हम चाह रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की वजह से ही सिर्फ यही एक रीजन है मौखर करने का। लेजिस्लेशन सबसे अच्छी तब होती है जब सबका कंसेंसस हो जाए और आप आईनी तरमीम कर रहे हैं, अगर अच्छा हो कि सबका कंसेंसस डेवलप हो जाए। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद 1% भी नहीं है कि इमरान खान साहब से कोई खैर की, क्या कहते हैं, उम्मीद की जाए कि वो कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। आप देख लीजिएगा कल वो बिलावल साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो वैसे कह रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाकायदा सबसे कि पीटीआई भी और बाकी तमाम लोग, मैं भी यही चाहता हूँ कि पीटीआई करे, पीटीआई की शायद लीडरशिप चाहती भी हो, लेकिन जो माजी में जो मैं तो माजी को देख के आगे चले ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करते हैं। कंवर दिलशाद साहब भी साथ मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी बड़ी एक और वजाहत आ गई आज, और अब इलेक्शन कमीशन को बाकायदा किया है कि मजीद किसी भी तरह की और वजाहत मांगे, आप जो है जो हुक्म आ गया है उस पर अमल करें। अब सर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन वो भी आज भी फैसला नहीं कर सका है कि वो किसकी माने। आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हिस्सा रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को बता सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है या क्या हो सकता है अब आगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है उसकी रोशनी में हमने पार्लियामेंट के फैसले पर अमल दरामद करना है। पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है उस पर हम ताबे हैं, उस पर आपको फोकियत देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वजाहती स्टेटमेंट आया है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि हमने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यही है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर सानी की दरख्वास्त बड़ी जामे कम्प्रीहेंसिव जमा करवाई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जरिए एक नया बेंच बनाया जाए और वो फैसला करें कि जो 12 जुलाई का जो फैसला आया। तो सर ये कहा जा सकता है कि कल मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान हैं जिन्हें मुअत्तल किया गया था वो बहाल हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर आ रहा है हमें, उसमें यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे जब तक कि उनकी जो नजर सानी की जो दरख्वास्त जो है उस पर एक बाकायदा एक फैसला नहीं आ जाता। कहते जी वजाहत एक प्रेस नोट ही होता है ना। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि हमने तो लॉ ऑफ लैंड पर अमल करना है। जब एक पार्लियामेंट एक कानून पास कर दिया तो हमने तो पार्लियामेंट को भी देखना है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत परेशान कुन हालात में मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा है। परेशान कुन हालात का सामना कर रहा है इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ठीक। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि इत्तेफाक हो गया है, मुसव्वदा वही है जो JUIF और PTI का था, तो और आप ये कह रहे हैं कि ये वो मुसव्वदा नहीं है, तो फिर बैरिस्टर साहब ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? देखिए, बैरिस्टर साहब उस वक्त कमेटी का हिस्सा नहीं, जहां आमिर डोगर साहब बैठे हैं, उन लोगों को तो व्हाट्सएप किया गया और आप देखें उन्होंने कहा है कि हम अभी डिलिबरेट कर रहे हैं, तो उस दौरान इन्होंने इधर डिसाइड भी कर लिया। खुर्शीद साहब ने कहा कि यूनानिमसली अप्रूव भी हो गया। एज सच वो डिस्कशन ही नहीं हुई। और PTI का तो इस एंगल पे बात ही नहीं हो रही जिस तरह से जो तासुर दिया जा रहा है। इस चीज़ पे आप बैरिस्टर गौर साहब को भी कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि PTI की वाज़ेह पोजीशन है, क्योंकि देखिए हमने ओवरऑल देखना है ये चीज़ पर्पस सर्व तो नहीं फिर कर। सर फिर आप इसको डिले क्यों कर रहे हैं? इमरान खान से मुलाकात के साथ क्यों नथी कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन क्लियर है और आप समझते हैं, आपकी पार्टी ये समझती है कि जो मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया है वो मुसव्वदा ही नहीं है जिसमें आपकी रजामंदी है, तो फिर खान साहब से मुलाकात अगर ये देखें ना कि 5 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस पे कॉन्स्टिट्यूट होता और CJP की अपॉइंटमेंट उसी तरह आर्टिकल 75 है जिस तरह कहते हैं कि सीनियर मोस्ट पर्सन ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा, फिर तो एक चीज़ है जो कि डिस्कस हो सकती है और उस चीज़ पे मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब से भी बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर से कंफर्म कर लिया जाए कि मुसव्वदा जो है वो आपका नहीं है, तो फिर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कह दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इस तरह एक क्लैरिटी वाली बात नहीं कि वो तो मौलाना साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वहाँ क्या डिस्कस हुआ वो आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बात की कि जो कमेटी से मंजूर हुआ वो वही है जो मौलाना और उनके दरमियान तय हुआ था। इस तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इस चीज़ पे ले लीजिएगा, उनसे दोबारा
दोबारा क्लैरिटी, एजाज साहब भी अभी यही बात है, देखें 3-4 असल में ड्राफ्ट चल रहे हैं कमेटी के सामने, वो सारे इकट्ठे जगह किए गए, क्योंकि देखें ये तो टोटली रेडिकली देखिए आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन, दूसरी तरफ कामरान मुर्तजा साहब वो ये कह रहे हैं कि ये वही ड्राफ्ट है और वही मुसवदा मंजूर हुआ है जो पीटीआई की सजेशन पर तैयार किया गया है। देखिए पीटीआई के सर्कल में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि 3 बंदों में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट अदलिया की आज़ादी पे हमला है। देखिए अल जिहाद ट्रस्ट केस पहले ऑलरेडी इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिसाइड हो चुका है, जहां तय हो चुका है कि अदलिया कोई महकूम महकमा नहीं है एग्जेक्टिव का, कि एग्जेक्टिव उसमें इंटरफेयर करेगी, डिसाइड करेगी, पिक एंड चूज करेगी। और JUIF इस तरमीम पर मुत्तफिक है सर? वो देखें वो एक अलहदा पार्टी है, उन्होंने अपने लिहाज से वो ठीक खेल रहे हैं, उन्होंने एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए जिस हद तक जा रहे हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। देखिए मगर हमने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी देखना है। लेकिन आज 6 महीने बाद, साल महीने बाद, देखिए जी अमेंडमेंट चैलेंज होनी है और इसको अदलिया स्ट्राइक डाउन कर दे तो ऐसी चीज करने का क्या फायदा। और देखिए पीपल्स पार्टी खुद क्लियर नहीं है। आपने बिलावल साहब की तकरीर उठा के अभी आपके सामने चल रही, देखिए उसमें गैप है। एक वो कह रहे हैं कि मैं आईनी बेंच बना के वापस जाऊंगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर आईनी अदालत ना बनी तो जमहूरियत के लिए दुआ करें। तो बेसिकली अभी गवर्नमेंट साइड भी क्लियर नहीं है। अच्छा, वो वैसे मैं उनकी स्पीच सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि हम आईनी अदालत चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारी ऑपोजिशन ने कहा कि आईनी बेंच तो ठीक है, ऑपोजिशन आईनी बेंच बनाए, लेकिन बनाए तो उसने। कल तो ये कल बात तक क्या करें। डेवलपमेंट। अब पीटीआई क्योंकि कह रही है कि बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात होती है उनकी सजेशन ले लें, उनकी गाइडलाइन ले लें, उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? आप लोग इंतजार करेंगे कि जब तक वहां से गाइडलाइन नहीं आती तब तक? देखिए हम लोग जो है वो सुबह का हमारा 11 बजे का सेशन है, 10 बजे जो है सुबह हमारी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया हुआ है, तो उसके बाद सेशन होगा। और मेरा ख्याल है कल ही का दिन है, वो कल या मैक्सिमम परसों, तो उसमें आप जो है वो या ये हो जाएगा या आर या पार हो जाएगा। ठीक। अब कंवर साहब, वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि वो इस वक्त परेशान कौन सूरत हाल में है। अब जरा इसको इस तरह से देख लेते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशिस्तों के जो अराकीन हैं इनको बहाल कर देती है और इसी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम मंजूर करवा लेती है, और फिर उसके बाद जो है वो अदालत जो है वो फैसले को ख़त्म कर देती है, तो आईनी तरमीम जो बीच में हो जाएगी उसकी क्या हैसियत होगी सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला करेगा, तो जो हमारे 8 जजों ने, जिसके सरबराह जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने जो वजाहत जारी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रोशनी में वो कभी भी अपने इख्तियारात को जो है इस तरह से कम नहीं होने देंगे, अपने रिट को बरकरार रखेंगे। मुमकिन है फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दे, और इसमें कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर स्पीकर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के स्पीकर तक सबको कंटेम्प्ट जारी कर बिल्कुल, ये तो बात हम कर रहे हैं ना सर कि इसमें तौहीन अदालत के नोटिस भी हो सकते हैं, लेकिन जो बीच में तरमीम हो जाएगी उन वोट्स के जरिए, उस तरमीम की क्या हैसियत होगी सर? क्योंकि अगर उन्हीं वोट्स पर पार्लियामेंट ने कर ली तरमीम तो उसकी तरमीम की कोई हैसियत नहीं होगी ना। पहली बात यह है कि हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारी बाकायदा हमारा कोरम पूरा हो चुका है, ये 2/3 मेजॉरिटी उनके पास मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो ख्वातीन की नशिस्तों को क्या करना है? वो तो कंट्रोवर्शियल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जस्टिस मंसूर शाह जो फैसला करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो सारे निजाम ही लपेट देगा ना वो। स्पीकर कौमी असेंबली भी, प्राइम मिनिस्टर भी, तमाम जितने भी लोगों, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तमाम लोगों को उन्होंने तलब कर लेना है। तो ये मामला बड़ा सीरियस है। दिलशाद साहब, ये फरमाइए सर कि माजी में क्या हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही किसी फैसले पर 12 वजाहतें देनी पड़े? अब ये वजाहत का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, या कोई ऑप्शन, कोई तरीक़ाकार मौजूद है सारे मामले को ही सेटिसाइड करने का? मैं उसमें सबसे बड़ी अहम बात, माजी में ऐसी कोई रवायत नजर नहीं आई, कभी हुआ नहीं है ऐसा कोई बुरहान नहीं पैदा हुआ जैसे अब बुरहान पैदा हो गया है। आप देख रहे हैं स्पीकर कौमी असेंबली ने खत लिखा, सूबाई असेंबली के स्पीकर ने खत लिख दिया, इस खतों की कोई हैसियत नहीं है। ये एक मशावरत है, लाइन दी है, गाइडलाइन दी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बड़ा मजबूत मौकफ ये है कि जनाब पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी है, हम पार्लियामेंट के ताबे हैं, जो कानून साजी हो चुकी है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और पार्लियामेंट में बिल्कुल ठीक। सर सो सॉरी टू कट यू अगेन, मुझे एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। उमर नियाजी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक और दावा किया है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के 7 अरकान हैं जो कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ वोट देंगे। कौन है वो 7 लोग सर? अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, मगर देखें ओवरऑल अमेंडमेंट ऐसी है ना, अगर ये गए ना कि हमारी तरफ कह रहे हैं कि लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर वाकई ज़मीर जाग रहे हैं तो ये देखें ये अमेंडमेंट मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे मसले कुछ और हैं। अगर इन्होंने बात जहाँ से शुरू की थी, इन्होंने कहा था गरीब आवाम के केसेस नहीं लगते, ठीक है ना, सारा जो है ना टाइम दूसरे आईनी केसेस ले जाते। क्या ये हल है? अभी आप तरमीम में उठा के देख लें, इससे कोई मसला हल हो रहा है? कुछ भी मसला नहीं हल होगा। खाली ऑब्जेक्टिव क्या है कि केसेस फिक्स ना हों जिनका टिल्ट शायद पीटीआई की तरफ जा सकता है, और वो ही डिलेइंग टैक्टिक्स है, एक सर्टन टाइम पीरियड गुजारना है। और बैक ऑफ द माइंड पे वो इलेक्टोरल ऑडिट का ख़तरा इनके बैठ चुका हुआ है, और उसी वजह से किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ सिंगल आउट किया जा रहा है कि किसी तरह से आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रास्ता रोका। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि इनके बारे में तो मालूम नहीं है कि वो 7 कौन से लोग हैं जो इसके खिलाफ वोट देंगे। आप अपने लोगों के बारे में पूरा एतमाद है? आपके तमाम लोग आपके साथ हैं? देखिए, लोगों के साथ अनहोनी हो रही है। मतलब देखें ना, आदिल बाज़ई है, उसका कल रात भी प्लाजा गिराया बलूचिस्तान में, जिसका नून लीग की तरफ से एफिडेविट दाखिल कर दिया था, अब रेफरेंस मूव कर दिया। मतलब इस हद तक लोगों को पनिश किया जा रहा है। मगर देखिए फिर भी लोग खड़े हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जो क्रीज के करीब पहुँच के गिर गया और खान के साथ ना खड़ा हुआ, अवाम जो है ना उसको माफ़ नहीं करेगी। मैंडेट क्योंकि लोगों ने दिया उसे खान साहब की वजह से है। तो मेरे ख्याल से देखें, सियासतदान सियासत करता है इज्जत की वजह से। वो जिस पार्टी में भी है उसकी रिस्पेक्ट है, वकार है। अगर कोई आज पीपल्स पार्टी में खड़ा हुआ है या नून लीग में खड़ा है, उसका यही वकार है कि वो अपने लीडर के साथ मुखलिस है। ठीक है, वो अगर शिफ्ट कर जाता है अपनी लॉयल्टी किसी भी थ्रेट से, लालच से, तो उसका एज ए इंसान क्या मेयार है, उसका मेयार क्या है? बिल्कुल ठीक। अफनान साहब, एक तो मैंने क्योंकि एजाज साहब से भी ये बात की थी, जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग थे, उनके हवाले से जरा बता दीजिएगा, उनको बुलाया हुआ था इस्लामाबाद में आप लोगों ने? देखिए, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन चेक कर सकता हूँ कि ये है कि नहीं इस तरह। सही। अच्छा, ये तो कंफर्म करेंगे ये ब्रेक थ्रू वगैरह कुछ होने वाला है? मियां नवाज शरीफ ने भारत के साथ जो बहाल होने का इशारा दिया है, कोई है ब्रेक थ्रू? क्या होने वाला है ये तो बता दें। देखिए, हमारी पार्टी में ये सोच पाई जाती है कि अगर हम ट्रेड करें इंडिया के साथ और ताल्लुकात बेहतर कर लें, तो जो इस खत्ते के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। उस सोच को लेके जो है वो मामले को आगे लेके जाया जा रहा है। लेकिन ये भी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, इसको ज़्यादा इसमें रीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब वो एससीओ वाले दिन तो बड़ी सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई थी, क्रिकेट के हवाले से भी बातें हो रही थी, दीगर भी बातें हो रही थी। तो इनिशियली क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये बतदरीज ही होगा, स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप होगा, एकदम नहीं होगा। और ये भी देखना है कि हालात जो है वो इंडिया में कैसे हैं और बिलखुसूस कश्मीर में कैसे है, उससे वो भी इस चीज़ों से लिंक्ड होगा, तभी ये मामला आगे चलाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि भारत में भी लोग जो है वो मसला कश्मीर को जो है वो सीरियसली लें, और हमारे एंड के ऊपर तो है ही, तभी ये मामला जो है पायदार अमन की तरफ हम जा सकते हैं। वरना अगर ज़ाहिर है मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही होगी कश्मीर में या बाकी जगहों पे, तो फिर ये हो इस तरह के मामला फिर चल नहीं पाएंगे। सही। उमर नियाजी साहब और अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का इशारा दिया था, लगता है कि इसके पहले ऑपरेशन के बाद ही अच्छी रिकवरी शुरू हो गई है। किंग बाबर, तेज शाहीन और स्टाइलिश नसीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आराम करवाने का सिलेक्टर्स का जो फैसला है वो काम कर गया है। दूसरे टेस्ट में स्पिनर साजिद खान और नौमान स्पिन का ऐसा चक्कर चलाया, और बैटिंग एंड पर बाबर आजम की जगह एंट्री पाने वाले कामरान गुलाम ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ही इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ लाठी चार्ज करके सेंचुरी इनिंग खेलकर अपना सिलेक्शन टेस्ट सुनहरे नंबरों से पास किया है। सीनियर की जगह टीम में मौका पाने वाले इन जवानों ने कौमी टीम की शिकस्त खोर्दा नैया को होम ग्राउंड पर तकरीबन 4 साल बाद जीत के साहिल पर पहुंचाया है। नाजरीन, सीनियर्स की जगह टीम में मौका पाने वाले इन जवानों ने कौमी टीम की शिकस्त खोर्दा जो नैया थी उसको होम ग्राउंड पर तकरीबन 4 साल बाद जीत के साहिल पर पहुंचाया है। नौमान और साजिद दोनों ने दोनों एंड से अंग्रेज टीम को ऐसे घेरा डाला कि पहले टेस्ट में शेर बनी गोरी टीम इसी मुल्तान के मैदान में
दूसरे टेस्ट में भीगी बिल्ली बनी नजर आई। 44 महीने और 11 टेस्ट मैचेस के बाद होम ग्राउंड पर बिलाखिर कुफ्र टूटा और 12वें टेस्ट में जीतकर शाहीनों ने जीतकर रोजा तोड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने घर में आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीता था। 4.25 साल बाद होम ग्राउंड पर जीत के साथ साथ स्पिनर्स नोमान और साजिद खान 20 विकेट्स लेकर टेस्ट क्रिकेट का 52 साल पुराना रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है दोनों ने। नोमान और साजिद खान 1972 के बाद टेस्ट मैच में 20 विकेट्स हासिल करने वाले पहले और 1956 के बाद ये कारनामा करने वाली पहले स्पिन जोड़ी भी बन गई है। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट में ये पहला मौका है कि जब टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में तमाम विकेट्स स्पिनर्स ने हासिल किए हैं। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है जब 20 खिलाड़ियों को 2 बॉलर्स ने आउट किया है। इस जीत के साथ ही जहां हर तरफ पाकिस्तान टीम की बड़ी है, वहीं बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने के फैसले की तारीफें और इन दोनों खिलाड़ियों पर तनकीद भी हो रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के फैसले को भी जीत की शुरुआत करार दे रहे हैं। अपने तो अपने हैं, चलें। सरहद पार से भी कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम में सियासत से पाक होने की बातें हो रही हैं। मशहूर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, इन्होंने लिखा है एक्स पे कि ये फैसला उनके लिए सही साबित हुआ जिन्होंने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप किया। उनके मुतबादिल कामरान गुलाम, नोमान और साजिद ने टीम को शानदार फतह दिलवाई। विक्रांत गुप्ता मजीद लिखते हैं कि ये दरअसल सबके लिए एक सबक है कि बेतरतीब सियासत से पाक ड्रेसिंग रूम एक समत में रहेगा, चाहे वो स्टार प्लेयर्स हों या ना हों। टीम में सियासत और कप्तानी की दौड़ पर बात करने का बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन आज की शानदार जीत के जश्न में बाबर आजम और शाहीन की लड़ाई और ड्रेसिंग रूम की सियासत का जिक्र ऑब्वियसली जीत का मज़ा जो है वो किरकिरा कर देगा, जो मैं भी नहीं चाहती और यकीनन इस जीत को एंजॉय क्रिकेट लवर्स वो भी नहीं चाहेंगे। 152 रन्स के बड़े मार्जिन की जीत के साथ ही जहां शान मसूद ने बतौर टेस्ट कप्तान मुसलसल 6 टेस्ट मैचेस हारने के बाद बिलाखिर अपनी पहली जीत का मज़ा चखा है, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में अब पलड़ा जो है हमारा वो 1-1 से बराबर हो गया है। अब दोनों टीम्स के दरमियान जो फैसला कुन टेस्ट मैच है वो 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। सेलेक्टर्स कम डॉक्टर्स ने जिन सीनियर्स को आर्जी आराम पर भेजा है, इस जीत के बाद कम से कम उनको मुकम्मल इलाज तक बेड रेस्ट पर ही रखा जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।